सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग बच्चों? आशा करता हूँ सभी ठीक होगे, मजे में होगे। तो भाई लोग, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है फ्लैमिंगो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके कि भाई फ्लैमिंगो में कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर दीज क्वेश्चंस बच्चों, ठीक है? तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दो बच्चों और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। तो आप लोगों को पता है कि हमने फ्लामिंगो का ऑलरेडी जो टर्म टू का सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है। इवन विस्टास भी हमने पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो अभी अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो मेक श्योर आप मेरी जो प्लेलिस्ट है उसको चेक जरूर कर लेना। टर्म टू के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, एंड गो एंड चेक दैट प्लेलिस्ट और अपना सारा का सारा सिलेबस आप मेरे साथ कंप्लीट कर सकते हो। तो फ्लैमिंगो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो हम करने वाले हैं, और आई होप आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर जरूर कर लोगे, ठीक है? ट्वेल्थ क्लास इंग्लिश टर्म टू के लिए बच्चों, जिसको मेरा नाम नहीं पता मैं बता दूं, मेरा नाम है सुमित ठाकुर एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। मेरा यहाँ आने का पर्पज सिर्फ इतना ही है कि आप लोगों की हेल्प मैं ज्यादा से ज्यादा कर सकूं, ठीक है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना, अनअकैडमी क्लास 11th एंड 12th, और इसमें आप लोगों को मेरी क्लासेस की सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, ठीक है भाई? तो आज की क्लास में सारे क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट हर एक चैप्टर के वो मैं लिखवाऊंगा, बताऊंगा भी, डिस्कस करूंगा। तो मेक श्योर आप सारे के सारे जो आंसर्स हैं, सॉरी सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं अपने नोटबुक में जरूर लिखें। और अगेन, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक अपनी नोटबुक प्रिपेयर नहीं करी है तो यार कर लो, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस लिखते हो फिर आंसर्स लिखते हो, उसमें टाइम टू टाइम डेट डाल के अपना सारा वर्क करते हो, तो इससे कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है जो आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों की हेल्प करेगा। आपको ये फील होगा कि हाँ यार मैंने इतनी चीजें कर ली है, जब आप कॉपी में उठा के देखोगे ना कितनी चीजें करी हैं। तो इसीलिए नोटबुक को जरूर लगाओ, नोटबुक को लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है? चलो, तो सबसे पहला जो चैप्टर है बच्चों जो आप लोगों का आ रहा है टर्म टू के अंदर फ्लैमिंगो से, उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है द रैट ट्रैप, ठीक है? उसका नाम क्या है? रैट ट्रैप। और राइटर की अगर हम बात करें तो राइटर का नाम है सेल्मा लेगेलॉफ, है ना? राइटर का नाम है सेल्मा लेगेलॉफ। अब क्वेश्चंस की बात करें तो बच्चों, एक पहला जो क्वेश्चन जो इस चैप्टर में सबसे पहले रेज होता है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि व्हाई डज पैडलर कंपेयर द वर्ल्ड विद अ रैट ट्रैप? व्हाई डज पैडलर कंपेयर द वर्ल्ड विद अ रैट ट्रैप? मतलब कि जो पैडलर है वो वर्ल्ड को रैट ट्रैप से कंपेयर क्यों करता है? ऐसा क्या कारण है? मुझे पता है ज्यादातर लोगों को पता होगा इसका आंसर, लेकिन मैं बता देता हूं बच्चों। पैडलर वर्ल्ड को रैट ट्रैप से कंपेयर इसलिए करता है बिकॉज ही हैज बीन सेलिंग रैट ट्रैप्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, and now he is very much excited through the idea that is that the world, the entire world is nothing but a big rat trap। जिस तरीके से एक रैट ट्रैप में बेट की तरफ एक रैट अट्रैक्ट होकर ट्रैप हो जाता है, वैसे ही वर्ल्ड के रैट ट्रैप में द रैट्स आर ह्यूमन, जो लग्जरी और कंफर्ट जो बेट है वर्ल्ड का, वर्ल्ड के रैट ट्रैप का, उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर कोई गलत काम करते हैं और वर्ल्ड के रैट ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। ही इज अम्यूज्ड बाय हिज आइडिया। जो पैडलर है वो इस आइडिया से बहुत ज्यादा अम्यूज होता है, ठीक है? तो ये बच्चों आपका है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? इसके बाद आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज व्हाई डज पैडलर थिंक इल अबाउट द वर्ल्ड? व्हाई डज पैडलर थिंक इल अबाउट द वर्ल्ड? मतलब जो पैडलर है वो वर्ल्ड के बारे में बुरा क्यों सोचता है? ऐसा क्या कारण है कि पैडलर वर्ल्ड के बारे में बुरा सोचता है? तो भाई लोग, पैडलर वर्ल्ड के बारे में बुरा इसलिए सोचता है क्योंकि लोग उसकी तरफ सिंपैथेटिक नहीं होते। एज वी ऑल नो दैट इज अ पुअर वैगबॉन्ड हु डजंट हैव अ फिक्स्ड शेल्टर टू लिव। तो इसीलिए उसे लोगों से शेल्टर मांगना पड़ता है। लेकिन जब भी वो लोगों से शेल्टर मांगने के लिए जाता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लोग जो हैं वो उससे कतई सिंपैथेटिक नहीं होते, दे डोंट हैव दैट सिंपैथी फॉर हिम, और लोग उसे अब्यूज भी करते हैं कई बार, उसे बुरे तरीके से ट्रीट भी करते हैं। इसीलिए वो लोगों के बारे में अच्छा नहीं सोचता, बुरा सोचता है, ठीक है? तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट काइंड ऑफ होस्ट वाज क्रॉफ्टर? ये क्वेश्चन वही है जो एग्जाम में 100% जरूर आएंगे, ठीक है? अगर चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे तो इसमें से ही आएंगे। व्हाट काइंड ऑफ होस्ट वाज क्रॉफ्टर? कि भाई जो क्रॉफ्टर था वो कैसा होस्ट था? होस्ट का मतलब क्या होता है? मेजबान, ठीक है? तो क्रॉफ्टर भाई एक बहुत ही अच्छा होस्ट था, ही वॉज अ गुड होस्ट। क्यों? क्योंकि उसने पैडलर को वेलकम किया, उसे खाने के लिए पॉरेज दिया, उसके स्मोक करने के लिए उसे टोबैको दिया उसके पाइप के लिए, उसके साथ एक कार्ड गेम खेला मेजोलिस, और उस पर कॉन्फिडेंस शो किया, उस पे कॉन्फिडेंस रिपोज किया, एंड ही टोल्ड अबाउट हिज ट्रेजर। उसने अपने खजाने के बारे में, थैटी क्रोना के बारे में भी बताया
कि उसे मिल्किंग से इतने पैसे महीने के मिल जाते हैं, और अपने गेस्ट की प्रेजेंस में उनको शो भी किया। तो यहाँ पे होस्ट जो था वो बहुत ही अच्छा था, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन आता है बच्चों, दैट इज कि व्हाई डिड आयरन मास्टर इनवाइट पैडलर एट हिज होम। कि जो आयरन मास्टर है वो पैडलर को अपने घर पे इनवाइट क्यों करता है। आप सभी लोग जानते हैं कि इससे पहले कई चीजें हुई हैं, ठीक है। और आप सोचोगे कि उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं है क्या, बेटा वैसे एग्जाम्स में नहीं आता है उसमें से कोई क्वेश्चन, लेकिन अगर आ भी गया तो एक पॉइंट है जिसको लेके आ सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रॉफ्टर ने उसके साथ इतना सब कुछ अच्छा किया, लेकिन फिर भी पैडलर ने उसके यहाँ पे चोरी कर ली, जो कि अच्छा नहीं था। और उसे डर लग रहा था कि मैं टेम्प्ट हुआ हूँ एक बेट से जो कि 30 क्रोनर है ना, लेदर पाउच में, तो कहीं मैं फंस ना जाऊं अब इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में। इसीलिए वो वुड्स की तरफ, मतलब जंगल की तरफ चला जाता है, जहां पे वो फंस भी जाता है। अब जब वो वहां फंस जाता है तो उस वक्त उसे रियलाइज होता है कि उसने गलती किया और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि भाई उसे कब रियलाइज हुआ कि वो ट्रैप में फंस गया है। जब वो जंगल में फंस गया था एंड ही वाज नॉट हैविंग अ वे आउट ऑफ द फॉरेस्ट ना, तो ये टाइम था। और आपको पता है उस टाइम पे वो राम जो आयरन मिल पे पहुंच गया था, जहां का जो मालिक था, जिसको आयरन मास्टर बोला गया है, जो कि एक ओल्ड रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, वो पैडलर को अपने घर पे इनवाइट करता है। अब वो क्यों इनवाइट करता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि पैडलर उसका एक पुराना फ्रेंड है, जो कि है कैप्टन वॉन स्टील। ये रीजन था कि उसे लगा कि भाई ये मेरा फ्रेंड है, तो उसने उसे क्रिसमस के लिए इनवाइट करा, क्योंकि नेक्स्ट डे क्रिसमस था। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है, और वो क्वेश्चन ये है कि व्हाई डिड पैडलर रिफ्यूज द इनविटेशन। व्हाई डिड पैडलर रिफ्यूज द इनविटेशन, कि भाई जो पैडलर था उसने इनविटेशन को रिफ्यूज क्यों कर दिया, मना क्यों कर दिया। क्या रीजन था कि उसने मना कर दिया। तो भाई इसलिए मना कर दिया क्योंकि कहीं ना कहीं जो पैडलर है उसे पता है कि अभी वो रिसेंटली ट्रैप से बाहर निकला है। अगर उसने, हालांकि पैडलर के माइंड में पहला थॉट तो यही आया था कि क्या मैं इससे भी कुछ पैसे ऐड सकता हूँ, लेकिन उसके माइंड में ये भी आता है कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मैं शायद परमानेंटली ट्रैप हो जाऊं, क्योंकि वो अभी रिसेंटली फॉरेस्ट से निकला है। लेकिन उसी जगह पे एक चीज ये भी है कि वाई डिड पैडलर एक्सेप्ट द इन्विटेशन ऑफ एडला। कि जो पैडलर है वो एडला के इनविटेशन को क्यों एक्सेप्ट कर लेता है। भाई लोग, क्यों एक्सेप्ट कर लेता है वो एडला के इनविटेशन को, क्योंकि उसे पता है कहीं ना कहीं जो एडला है वो बहुत ही ज्यादा पोलाइट होती है और उसकी तरफ बहुत सिंपैथी रखती है। और इस तरीके से पैडलर से कभी भी किसी ने बात नहीं करी थी, तो इसीलिए शायद वो उस पर ट्रस्ट कर पाता है। इसीलिए वो उसके प्रॉमिस को ट्रस्ट करके उसके घर पे जाता है कि भाई उसकी जो फ्रीडम है वो बिल्कुल रिस्पेक्टेड रहेगी। तो ये एक रीजन है कि वो एडला के इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। और लास्ट क्वेश्चन तो आपको बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई डिड पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन इन द लास्ट। मतलब लास्ट में जो लेटर एडला को मिला था, जो पैडलर छोड़ के जाता है, जिसमें वो पैसे भी थे एनवेलप के अंदर जो उसने क्रॉफ्टर से चुराए थे, एंड ही हैड आस्क्ड एडला टू रिटर्न दैट मनी टू द पुअर मैन, द पुअर ओल्ड मैन ना। तो उसने अपने आप को कैप्टन क्यों साइन किया था। तो भाई कैप्टन उसने इसीलिए साइन किया था क्योंकि अब वो बदल चुका था, नाउ ही वाज अ ट्रांसफॉर्म पर्सनालिटी, और उससे एक कैप्टन की तरह ही ट्रीट किया गया, और वो एक कैप्टन की तरह ही एक अच्छा इंसान बन के वहां से गया। तो ये रीजन था कि वो लास्ट में अपने आप को क्या साइन करता है, कैप्टन वॉन स्टेल साइन करता है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो रैट ट्रैप के कंप्लीट हो गए हैं। अब रैट ट्रैप के बाद जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो है इंडिगो चैप्टर के। आई होप आपको रैट ट्रैप के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, आपको लगता है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो बच्चों। इसके बारे में क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे या कमेंट सेक्शन में। अब हम देखते हैं बच्चों एक और चैप्टर, जो कि कौन सा है, इंडिगो। वी आर गोइंग टू सी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंडिगो। जैसा कि आप जानते हो बच्चों, इंडिगो लिखा गया है लुइस फिचर के द्वारा, और ये मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं चैप्टर। ये मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। आई हैव ऑलरेडी टॉट ऑल दोस थिंग, ऑल दीज थिंग्स ना। और इसकी जो प्लेलिस्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो भी पहली बार मेरी वीडियो को देख रहा है, प्लेलिस्ट को चेक कर लो और मेरे प्रोफाइल को भी फॉलो कर लो, ठीक है, अनअकैडमी के प्रोफाइल को, क्योंकि वहां पे भी कई सारी फ्री क्लासेस आती रहती हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन आता है बच्चों कि हु वाज राजकुमार शुक्ला। कि राजकुमार शुक्ला नाम का जो ये व्यक्ति था, ये कौन था। हु वाज राजकुमार शुक्ला एंड व्हाई डिड ही
कम टू गांधी जी, कि राजकुमार शुक्ला जो था वो गांधी जी के पास क्यों आया था। ठीक है भाई। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है बच्चों कि वाई वॉज गांधी जी, वाई वॉज गांधी जी इम्प्रेस्ड बाय राजकुमार शुक्ला, कि जो गांधी जी थे वो राजकुमार शुक्ला से इंप्रेस क्यों होते हैं, ऐसा क्या कारण था कि गांधी जी राजकुमार शुक्ला से इंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड गांधी जी गो टू मुजफ्फरपुर, कि गांधी जी जो थे वो मुजफ्फरपुर क्यों गए थे, ऐसा क्या कारण था कि गांधी जी मुजफ्फरपुर गए थे। और एक क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि व्हाई डिड गांधी जी साइड द लॉयर्स इन चंपारण, कि गांधी जी ने चंपारण में जो लॉयर्स थे, सॉरी चंपारण भी नहीं, इन मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में जो लॉयर्स जिन्होंने उन्हें एक्सप्लेन की थी सारी की सारी चीजें, उनको क्यों फटकार लगाई थी, है ना। तो ये चार क्वेश्चन देखते हैं, फिर उससे आगे और क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि राजकुमार शुक्ला कौन था बच्चों। राजकुमार शुक्ला चंपारण का एक पुअर पीजेंट था, एक शेयर क्रॉपर था, जो गांधी जी के पास क्यों आया था, क्योंकि उसे किसी ने बताया था कि गांधी जी उसकी हेल्प कर सकते हैं चंपारण के मामले में। चंपारण में क्या चल रहा था कि जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड सिस्टम था उसके एक ओल्ड एंशिएंट एग्रीमेंट के तहत जो किसान थे उनको 15% इंडिगो की प्लांटेशन करनी पड़ रही थी लैंडलॉर्ड्स के लिए, और वो एज अ रेंट वो सरेंडर कर देते थे किसको, लैंडलॉर्ड्स को। और इंडिगो का जो प्लांटेशन था वो बहुत ज्यादा तादाद में होता था, क्योंकि इंडिगो वॉज द चीफ कमर्शियल क्रॉप, जिसका सबसे ज्यादा जो अंग्रेज थे वो एक्सपोर्ट किया करते थे बाहर की कंट्रीज के अंदर। समझ में आ गई बात। अब राजकुमार शुक्ला क्यों आया था, क्योंकि भाई जो किसान थे उनको कुछ फायदा नहीं हो रहा था और उनको इंडिगो की प्लांटेशन करनी पड़ रही थी, एंड दे वर नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट ना। तो उस ओल्ड एशियंट एग्रीमेंट की वजह से जो किसान थे वो काफी ज्यादा एक्सप्लॉइटेड फील कर रहे थे। तो राजकुमार शुक्ला अपना दुखड़ा सुनाने के लिए, दूसरों का दुखड़ा सुनाने के लिए वहां पे एज अ रिप्रेजेंटेटिव पीजेंट्स का आया था। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आया कि गांधी जी जो थे वो राजकुमार शुक्ला से इंप्रेस क्यों हुए थे। तो गांधी जी वाज इंप्रेस्ड बाय राजकुमार शुक्ला व्हाई, बिकॉज ऑफ हिज टेनासिटी, because of his determination towards his work. Why? Because he asked Gandhi ji to come and visit his village Champaran, or we can say his district Champaran, and Gandhi ji was having several meetings in the coming days, and he was resolute to visit those places. तो उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो राजकुमार शुक्ला के साथ जाएं, बट राजकुमार शुक्ला फॉलोड हिम एवरीवेयर वेरेवर गांधी जी आस्क्ड हिम टू कम, है ना। तो वो गांधी जी जो है राजकुमार शुक्ला के डिटर्मिनेशन को देखे कि भाई वो हार नहीं मान रहा और हर जगह उनको फॉलो कर रहा है, और उसका जो कंसर्न है वो बाकी के पीजेंट्स के लिए भी है। इस सबको देख के गांधी जी उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, एंड ही डिसाइडेड टू कम विद हिम। ठीक है। तो बच्चों पहले तो वो मुजफ्फरपुर नहीं गए थे, पहले वो पटना गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने के लिए, जो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेन चीज ये है कि जब वो मुजफ्फरपुर गए थे पटना के बाद, तो वहां पे वो क्यों गए थे, वहां पे क्या रीजन था। वैसे तो मैंने पटना वाला पॉइंट भी बता रखा है, अगर किसी को नहीं पता, सारा चैप्टर अच्छे से करना है तो प्लीज वॉच माय वीडियोस, और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का 12th क्लास इंग्लिश टर्म 2 के लिए। ठीक है। तो भाई मुजफ्फरपुर वो इसलिए गए थे, उन्हें पता था कि राजकुमार शुक्ला ने उन्हें पूरी पूरी बातें बताई हैं, लेकिन फिर भी शायद कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो वो इम्पार्ट नहीं कर पाया, बिकॉज वो रेजोल्यूट तो था लेकिन वो इलिटरेट था, है ना, पढ़ा लिखा नहीं था। तो वो मुजफ्फरपुर दो लोगों से मिलने गए थे, जिनमें से एक का नाम था प्रोफेसर मलकानी और दूसरे का नाम था जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी कौन थे, आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर मुजफ्फरपुर के। प्रोफेसर मलकानी कौन थे, क्या नाम है आपके, जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके टीचर थे, है ना। तो वहां पे जेबी कृपलानी ने उन्हें रेलवे स्टेशन पे रिसीव करा था मुजफ्फरपुर के एक लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ, और वहां वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने गए थे चंपारण के एपिसोड के बारे में। ठीक है। और यहाँ पे जिन किसान लॉयर से वो मिले थे, जिन्होंने उन्हें एक्सप्लेन करा था सारा का सारा मैटर ओल्ड एंशिएंट एग्रीमेंट वाला, तो उन्होंने उनको फटकार भी लगाई थी। शायद मतलब फटकार लगाना क्यों, क्योंकि ये लोग जो थे वो कई सारे किसानों के केसेस लड़ रहे थे लॉ कोर्ट्स के अंदर, और बदले में काफी हाई अमाउंट ऑफ फीस चार्ज कर रहे थे किसानों से, जो कि बिल्कुल गलत था। तो उन्होंने कहा तुम अपने ही लोगों को लूट रहे हो, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और गांधी जी ने ये भी अनाउंस करा कि जो लॉ कोर्ट्स हैं उनको विजिट करना इज नो बेनिफिट। क्यों, क्योंकि लॉ कोर्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सबसे पहला काम ये होगा कि हम जो किसान हैं उनको फियरलेस बनाए, उनको ये फील हो कि वो अपनी लड़ाई जो है उसको लड़ सकते हैं। समझ में आ गई बात। अब बच्चों इससे आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5th, एंड व्हाट इज दैट, दैट इज व्हाई डिड गांधी जी
व्हाई डिड गांधी जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी एक्सेप्ट द रिफंड ऑफ 25%? कि जो गांधी जी हैं 25% रिफंड जो है वो एक्सेप्ट क्यों करते हैं? आप लोगों को पता होगा बच्चों, इसके बीच में कई सारी चीजें हैं कि गांधी जी वहां पे इंफॉर्मेशन लेने गए थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, लेकिन उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, उनको एक आउटसाइडर बताया जाता है। फिर उनको एक नोटिस मिल गया था उस जगह को छोड़ के जाने का जिसको उन्होंने नहीं माना था, फिर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, फिर कितनी भीड़ इकट्ठा हुई, फिर क्या हुआ, ये सब बातें मैंने चैप्टर के अंदर बता रखी हैं। लेकिन फाइनली जो फाइनल पार्ट है वो ये है कि एक कमीशन बैठती है जिसके अंदर लैंडलॉर्ड्स पे इंक्वायरी की जाती है और पता चलता है कि लैंडलॉर्ड सिस्टम जो है वो कितना गलत कर रहा है वहां के किसानों के साथ, स्पेशली जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो कितना गलत कर रहे हैं। तो कमीशन जो बैठी थी, ठीक है, उसको ये डर था कि गांधी जी कहीं 100% रिफंड ना मांगे, लेकिन कंपनसेशन के तहत किसानों के लिए उन्होंने खाली 50% रिफंड मांगा। लेकिन कमीशन में जितने भी लोग थे उन्होंने कहा कि हम 50% नहीं देंगे, 25% ही देंगे, क्योंकि वो ये चाहते थे कि गांधी जी इसके अंदर फंस जाए और वो 25% में ना माने और हमें वो भी ना देना पड़े, ठीक है, और मामला खिंच जाए। लेकिन गांधी जी थोड़े से और ज्यादा, क्या बोलूं, हमें शाने होते हैं, ठीक है, और गांधी जी 25% का रिफंड जो है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें बात पता थी कि यहाँ पे हार होगी किसकी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, और पहली बार जो सिविल डिसोबीडियंस है, मतलब जो जनता है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके जीतेगी, तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, और ये विक्ट्री जो है ये हमारे लिए ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रीजन था, उन्होंने 25% रिफंड को एक्सेप्ट कर लिया था। अब इसके अलावा बच्चों एक छठा क्वेश्चन आता है एंड दैट क्वेश्चन इज कि व्हाट डिड गांधी जी डू, नोट कर लेना, व्हाट डिड गांधी जी डू टू रिमूव द सोशल एंड हेल्थ बैकवर्डनेस फ्रॉम चंपारण? मतलब चंपारण से सोशल और हेल्थ बैकवर्डनेस को रिमूव करने के लिए गांधी जी क्या करते हैं? तो भाई वो देखो, सोशल बैकवर्डनेस को रिमूव करने के लिए तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कराते हैं, मतलब कैंप सेटअप कराते हैं, जिसमें कुछ टीचर्स भी आते हैं, जिनमें से महादेव देसाई थे, जिन्होंने गांधी जी की लाइफ पे एक बायोग्राफी भी लिख रखी है, ठीक है। इसके अलावा आपका उनकी वाइफ कस्तूरबा बाई आती हैं जो क्लीननेस को लेके वहां पे अवेयरनेस फैलाती है, उनका छोटा बेटा देवदास जो है वहां पे आता है, तो ये सब सोशल बैकवर्डनेस को रिमूव करने के लिए काम करते हैं। और हेल्थ बैकवर्डनेस को रिमूव करने के लिए वो कुछ डॉक्टर्स को भी इनवाइट करते हैं वहां पे आने के लिए, और कुछ मेडिसिन है जिनको वहां पे प्रोक्योर कराया जाता है, वहां पे अरेंज कराया जाता है, जिनमें से मेन 3 दवाइयां जो थी वो थी कैस्टर ऑयल, क्विनाइन और सल्फर ऑइंटमेंट। तो ये सारी की सारी चीजें गांधी जी ने करी थी वहां से हेल्थ और सोशल बैकवर्डनेस को रिमूव करने के लिए। बच्चों अब 2 पोम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताना चाहूंगा, और वो बातें ये हैं कि भाई मेरा एक बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि है शाइन बैच फॉर टर्म 2, ठीक है। ये मेरा प्लस बैच है, वैसे तो ये 3 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मेरी जो पहली क्लास होने वाली है वो 4 जन को होने वाली है। तो कोई भी बच्चा अगर किसी ने अगर उसमें एनरोल नहीं करा है तो एनरोल कर लो, अगर तुम इंग्लिश का सारा सिलेबस करना चाहते हो। अगर बाकी सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी तुमने नहीं करा है, कर सकते हो। फिजिक्स कौर मैम है आपकी, अर्शप्रीत कौर मैम, वो इसको लेने वाली हैं फिजिक्स के लिए। राहुल द्विवेदी सर हैं, तमसा मैम हैं, विशाल महाजन सर हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, 17 साल से ज्यादा मैथ्स पढ़ाने का इनको एक्सपीरियंस है। तो यार ये बैच तो एक सुपर बैच होने वाला है, ठीक है, तो इसको एनरोल कर लो। इसके अलावा अगर किसी को केमिस्ट्री मोनिका बेदी मैम से पढ़नी है तो भाई ये रहा बैच, अगर फिजिक्स एस मनी सर से पढ़नी है तो ये रहा बैच, है ना। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे बैच ले सकते हो, और हाँ वैसे तो आप किसी भी बैच से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप इस बैच को ले लेते हो तो आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से होगी। बच्चों इस प्लस बैच के अंदर मैं हर एक चैप्टर लाइन बाय लाइन कराने वाला हूँ, ये चीज ध्यान रखना, मैं हर एक चैप्टर लाइन बाय लाइन कराने वाला हूँ, एंड इट इज गोइंग टू क्रिएट अ डिफरेंस ना। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का मौका मिलेगा, और ज्यादा फीस नहीं है, आपको सिर्फ 3 मंथ्स के लिए कोर्स लेना है, 3 मंथ्स में आपका सारा टर्म 2 कंप्लीट हो जाएगा, और डिस्काउंट के बाद आपकी फीस है 6750, जो बहुत ज्यादा तो नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। और चाहो तो तुम यहाँ पे 3 मंथ्स की जो फीस है बच्चों, जब पे करोगे तो तुम्हें एक डिस्काउंट के लिए कोड लगाना होगा जो कि है SUTH10, ये मेरा रेफरल कोड है, 750 का तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। पेमेंट करते हुए तुम्हें इस कोड को लगाना है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है।
और दूसरी चीज इसमें आपको फीचर क्या क्या मिलेंगे इसका ध्यान रखो, अनलिमिटेड एक्सेस सारे कोर्सेज का, मतलब जितने भी कोर्सेज 12th के लिए हमारे आगे वाले भी लॉन्च होंगे, जैसे मैं कुछ और अच्छी अच्छी सीरीज लेके आने वाला हूँ प्लस पे 12th के लिए, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे सारे, ठीक है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस और सारे सब्जेक्ट्स कवर अप होंगे, ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट कवर अप होगा। मेंटोरशिप, गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, हर एक चीज आपको मिलने वाली है। और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए कि मुझे एक पर्सनल एजुकेटर चाहिए, तो भाई आप लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसमें आपके पेरेंट्स से टीचर्स कनेक्ट होते हैं डायरेक्टली। स्टडी प्लानर आपका तैयार किया जाता है कि भाई आपको पढ़ाई कैसे करनी है। वीकली रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, और ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी थोड़ा सा और अमाउंट पे करके, ठीक है। 12 मंथ्स के साथ 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ये फ्री होता है अगर आप ज्यादा बड़ा लेने वाले सब्सक्रिप्शन। अगर 3 मंथ्स का लोगे तो सब्सक्रिप्शन बच्चों 12,000 का है, जिसमें 1200 का आपको ऑफ मिलेगा, तो 10,800 रुपए आपकी फीस होगी। लेकिन इसमें आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी, ये ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। समझ में आ गई बात बच्चों? तो आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर कोई बड़ा सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है भाई, आगे के लिए भी कुछ है, तो 12 महीने के साथ 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन बच्चों फ्री मिल रहा है, तो आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो, ठीक है। अब चलो बच्चों बात करते हैं अपनी एक पोम की, जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। पोम का नाम क्या है भाई? अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो इस पोम को एक बार देखते हैं, समझते हैं कि इस पोम के अंदर क्या है। तो भाई इस पोम के अंदर सबसे पहले पोएट का नाम क्या है? जॉन कीट्स है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जल्दी से देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो हमारे आ रहे हैं? तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर आता है बच्चों, वो ये है कि थिंग ऑफ ब्यूटी है क्या? व्हाट इज द थिंग ऑफ ब्यूटी? पहला क्वेश्चन तो यही है कि थिंग ऑफ ब्यूटी किसको बोला गया है। तो भाई थिंग ऑफ ब्यूटी किसको बोला गया है? हर एक उस चीज को जो आपको खुशी देती है। हालांकि पोम के हिसाब से चले तो नेचर को बोला गया है, क्योंकि पोएट के लिए नेचर उसको सोर्स ऑफ प्लेजर है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि लिस्ट द थिंग्स which are mentioned as a thing of beauty इन द पोम। मतलब पोम में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको थिंग ऑफ ब्यूटी बोला गया, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जितनी भी नेचर की चीजें हैं, नेचर का जो पार्ट है, हिस्सा है, जैसे कि सन, मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, डेफोडिल फ्लावर्स, और फॉरेस्ट हो गया, ग्रीन वर्ल्ड, ठीक है। इसके अलावा भी सारी की सारी जो चीजें जिनको थिंग ऑफ ब्यूटी बोला गया है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तीसरा है लिस्ट द थिंग्स विच कॉज सफरिंग एंड पेन। मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो सफरिंग और पेन लेके आती हैं हमारी लाइफ के अंदर। तो भाई सफरिंग और पेन कौन सी लेके आती हैं चीजें? बताओ भाई कौन सी चीजें लेके आती हैं? अनहेल्दी डेज, डार्क एंड डेज, ग्लूमी डेज, ये सारी चीजें मेंशन है पोम के अंदर, है ना। और मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली लाइन बाय लाइन इस पोम को एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। और ये पोम की एक्सप्लेनेशन आपको मेरे प्रोफाइल पे मिलेगी अनअकैडमी पे, ठीक है। तो मेरे प्रोफाइल को विजिट कर लो, और इस क्लास को अनलॉक करने के लिए आप SUTH10 इस कोड को यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन। आपको एक्सप्लेन करना है, एक लाइन है पोम में, ये कई बार आ जाती है पेपर के अंदर, दैट इज देयरफॉर आर वी ब्रीथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। बच्चों इस लाइन का मीनिंग क्या है? हम सबको पता है कि थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे लिए जॉय फॉरएवर है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है ना। तो हम सब चाहेंगे कि थिंग ऑफ ब्यूटी से हम हमेशा जुड़े रहें। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि देयरफॉर आर वी ब्रीथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। मतलब हम एक बैंड जोड़ते हैं, बनाते हैं, ब्रेथ करते हैं, बुनते हैं, जो हमें अर्थ से जोड़ेगा। कैसे बाइंड करेगा? यहाँ पे एक्चुअली एफर्ट की बात की जा रही है कि हम नेचर के क्लोज रहे। यहाँ पे पोएट जो है वो अर्थ से जुड़ने की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि अर्थ इज द सुप्रीम सोर्स ऑफ ऑल दोस थिंग्स ऑफ विच आर पार्ट ऑफ नेचर ना। इसीलिए यहाँ पे अर्थ की बात की गई है, ठीक है। अर्थ से पोएट जुड़ना चाहता है, तो यहाँ पे जुड़ने का मतलब क्या है? उसके क्लोज रहना, ठीक है। जैसे हम लोगों को भी जिससे खुशी मिलती है, हम हमेशा उससे क्लोज रहने की कोशिश करते हैं, उसके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं, उसकी केयर करते हैं ना, जो भी चीजें हैं। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों और है जो काफी इंपॉर्टेंट है इस फॉर्म के अंदर, और वो है कि व्हाई इज द वर्ड
वाई इज द वर्ड, और वर्ड कौन सा है भाई? ग्रैंडियर। कौन सा वर्ड है? ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद माइटी डेड। कि जो ग्रैंडियर वर्ड है उसको माइटी डेड के साथ क्यों एसोसिएट किया गया है? भाई सभी लोगों को पता है माइटी डेड किसको बोला गया है पोम के अंदर, बताओ। माइटी डेड बोला गया है किसको? सारे के सारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको बोला गया ना माइटी डेड, जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए ना। तो ग्रैंडियर वर्ड को क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि उन लोगों के काम महान थे। ग्रैंडियर का मतलब महान है, तो उनके काम महान थे, तो उस महानता को शो करने के लिए यहाँ पे ग्रैंडियर वर्ड को माइटी डेड के साथ जोड़ा गया है। ठीक है भाई लोग, चल वेरी गुड। अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों एक और पोम की, जो लास्ट पोम है फ्लैमिंगो से टर्म 2 के लिए। ठीक है, इसका नाम है बच्चों आंट जेनिफर्स टाइगर्स। अगर किसी बच्चे को ये वाली पोम करनी है तो भाई लोग मैंने ये पोम ऑलरेडी यूट्यूब पे करा रखी है, वो भी लाइन बाय लाइन। तो मेक श्योर आप इस पोम को देख लो, मैंने पूरी पोम करा रखी है। इसका जो लिंक है वो नीचे प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिलेगा, वहां पे मिल जाएगी ये वीडियो। तो गो फॉर दैट एंड वॉच द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ये बहुत ही प्यारी पोम है और मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने दिल से इसको पूरा का पूरा डिस्क्राइब करा है, तो ध्यान रखना, इसको देख लो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डू द वर्ड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने एक्सप्लेनेशन के टाइम पे नहीं लिखवाया था लेकिन अभी लिखवा रहा हूं। व्हाट डू द वर्ड्स डेनिजन एंड चिवलरिक add to our understanding about tigers attitude? ठीक है, मतलब ये जो वर्ड हैं वो हमारे को क्या बताते हैं? किसके बारे में? टाइगर के एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब बिहेवियर के बारे में। तो भाई ये हमारे को बताते हैं कि जो पहली बार डेनिजन मतलब टाइगर जो है वो नेटिव ऑफ फॉरेस्ट है, जंगल के निवासी है। डेनिजन का मतलब नेटिव ऑफ फॉरेस्ट हो गया यहाँ। और चिवलरिक मतलब उनकी जो रेस है वो प्राउड है, उनका जो एग्जिस्टेंस है वो उनको प्राउड फील कराता है, क्योंकि दे आर वेरी पावरफुल ना। तो उनको अपनी पावर की वजह से, अपनी स्ट्रेंथ की वजह से बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू यू थिंक Aunt Jennifer's hands are fluttering through the wool? मतलब आंट जेनिफर के जो हाथ हैं वो वूल से क्यों स्लिप हो रहे हैं? ऐसा क्या रीजन है कि वो स्लिप हो रहे हैं? तो भाई बहुत इजी है, इसलिए स्लिप हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो इसको इमेजिन ही नहीं कर पा रही है कि वो कभी टाइगर की तरह बन पाएंगी। देखो आप जब एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखोगे ना तो क्वेश्चन खुद ही समझ में आ जाएंगे, ज्यादा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखो, हर एक चीज का एक पैटर्न होता है, मेरी पूरी प्लेलिस्ट का एक पैटर्न है पढ़ाने का। तो जब आप उस पूरे पैटर्न को फॉलो करते हो तो यू गेट एन ओवरऑल रिजल्ट। तो ध्यान रखो, उसको कर लो। ठीक है, तो भाई वो इमेजिन ही नहीं कर पा रही कि वो कभी टाइगर की तरह बन भी पाएंगी। तीसरा क्वेश्चन एक और है, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय, मतलब आपको क्या पता चलता है, व्हाट डू यू मीन बाय द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड? मतलब जो अंकल का वेडिंग बैंड है उसका जो मैसिव वेट है, भार है, उससे आपको क्या समझ में आता है? तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे अंकल वेडिंग बैंड का मतलब उनके रिलेशनशिप की बात को सिंबलाइज कर रहा है, यहाँ पे रिलेशनशिप को सिंबलाइज कर रहा है। उनका वेडिंग बैंड मतलब उनकी रिंग जो होगी। और मैसिव वेट का मतलब है कि वो एक बर्डन की तरह काम करता है आंट के ऊपर, मतलब उनका रिलेशनशिप बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। ठीक है, और बहुत ही खिंच खिंच के चल रहा है। इवन लाइन भी आती है ना कि मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली ऑन अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, मतलब उनके हाथों पे मुश्किल से बैठता है, मतलब उनका रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा हार्शली और बहुत ही ज्यादा रफली चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आता है, दैट इज व्हाई डज आंट जेनिफर क्रिएट टाइगर्स ऑन द पैनल? कि जो आंट जेनिफर हैं वो पैनल पे टाइगर्स को क्यों क्रिएट करती हैं? तो तुम्हें भी पता है। अब इसमें ऐड भी हो जाता कि विच आर सो डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन कैरेक्टर, क्योंकि वो इमेजिन कर रही है ना कि भाई मेरी लाइफ भी एक टाइगर की तरह हो जाए। तो ये एक बड़ा रीजन है कि भाई वो आंट जेनिफर जो है, क्योंकि हम भी हमेशा क्या करते हैं, जब भी किसी चीज को हमें चाहिए, हम किसी चीज को चाहते हैं, तो हम उसके बारे में सोचते हैं ना, जो ऑलरेडी है उसके बारे में थोड़ी सोचते हैं। तो शी इज नॉट हैविंग फ्रीडम,
तो वो फ्रीडम चाहती है, इसीलिए वो टाइगर्स के कैरेक्टर को इमेजिन कर रही है, उनकी तरह स्ट्रांग बनना चाहती है। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड रिंग्ड। अगर हम रिंग्ड वर्ड को देखें तो रिंग्ड वर्ड का सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों? रिंग्ड का मतलब है एक तरीके से क्या नाम है, घिरा हुआ होना। जब यहाँ पे बोला गया ना कि जब आंट जेनिफर मर जाती है और उनके हाथों को देखते हैं जो कि टेरिफाइड है, तो हमें पता चलता है कि वो रिंग्ड थी। किससे रिंग्ड थी? सराउंडेड थी ऑर्डियल से। ऑर्डियल्स मतलब अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस से, जो उनसे करवाए जाते थे, शी वाज मास्टर्ड बाय, जो उनसे करवाए जाते थे। तो यहाँ पे रिंग्ड वर्ड किसको शो करता है? सराउंडिंग को ना, कि वो घिरी हुई थी उन सारे के सारे कामों से। तो बच्चों आई होप आप लोगों को यहां तक सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सही तरीके से समझ में आ गए होंगे। एक इंपॉर्टेंट सूचना जो जनहित में जारी है वो ये है कि मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, और मेक श्योर जो भी अभी तक वीडियो देख रहा है जो मेरा पुराना और पक्का स्टूडेंट है, तो बच्चों SUTH10 इस कोड को जरूर लगाना। जब आप लोग कोर्स लेने वाले हो, सुमित भैया का कोड जरूर लगाना है, ठीक है। तुम्हारा भाई बहन या कोई भी अगर 11 का कोर्स लेने वाला है तो भी SUTH10 कोड को लगाना है बच्चों। 11 के भी हमारे अच्छे अच्छे बैचेस चल रहे हैं। इवन मेरा प्लस बैच अभी आया था हॉर्नबिल को लेके, जिसमें मैंने हॉर्नबिल का लाइन बाय लाइन कराया था। इस बार मैं उसका भी कराने वाला हूँ, स्नैपशॉट का, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो। और बच्चों मेरी एक स्पेशल क्लास आने वाली है, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली जो मेरी स्पेशल क्लास होगी बच्चों, वो प्रैक्टिस क्लासेस होंगी, जिसके अंदर मैं आप लोगों की प्रैक्टिस कराऊंगा आंसर्स की सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेक श्योर आप लोग स्पेशल क्लासेस के लिए एनरोल जरूर कर लें अपने आप को। क्वेश्चन टैब पे क्वेश्चन पूछने का आप लोगों को मौका मिलता है। आप लोग अपने आंसर लिख के भी मुझे भेज सकते हैं क्वेश्चन टैब के थ्रू, ये फ्री होता है सबके लिए। तो भाई इसको ज्वाइन जरूर करना है। पहली बार कोई इंस्टॉल करेगा और मेरी क्लास के लिए एनरोल करेगा तो इस कोड को यूज करना। लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन होता है बच्चों, लाइव पॉज क्विजेस होते हैं, पॉल लीडर बोर्ड होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को मिलती हैं। तो मेक श्योर आप जल्दी से ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ बता दो सुमित भैया आए हैं और वो आपको पढ़ाएंगे, है ना। और डाउनलोड कर लो, आज की क्लास के नोट्स डाउनलोड करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं PDF फाइल इसकी अपडेट कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।